हेलो भाई लोग, ये हमारी कहानी का भाग 2 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, और यदि हमसे कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। अब तुम्हारी वाली पार्टी से काम चलाना पड़ेगा। शिखा ने कहना शुरू किया। यस गाइस, यू आर राइट। मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकती हूँ, पर तुम तो सब मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। आज सबका लंच मेरी तरफ से, जिसको जो खाना पीना है खाओ। ये मेरी तरफ से एंजॉय गाइस। लंच टाइम हो चुका था। सब कैंटीन की तरफ बढ़े और लंच एंजॉय कर रहे थे। सब उससे सब उसको बार बार मुबारकबाद दे रहे थे। अनाया ने भी उनके साथ बैठकर लंच कर एंजॉय कर रही थी और बहुत खुश थी। डरी भी हुई थी, अंदर ही अंदर जिम्मेदारियों का डर। शिखा मन ही मन परेशान हो रही थी। उसने जल्दी अपना लंच खत्म किया और वापस अपने कैबिन में आ गई, जहां से उसे शिफ्ट होकर मैनेजर के कैबिन में जाना था। वो थोड़ी देर अपनी चेयर पर बैठी और उसे अपनी बीती बातें ताजी कर रही थी। किस तरह वो 9 साल के भाई को लेकर मुंबई आई, कितनी परेशानियों का सामना किया उसने। ये नौकरी मिलने में भी बहुत परेशानियां हुई, और आज उसके पास वो सब कुछ है जो उसने सोचा भी नहीं था। अभी और भी उसे बहुत कुछ करना है। उसे अपने भाई के लिए एक अच्छा काबिल इंसान बन उसे अपने भाई को एक अच्छा काबिल इंसान बनाना है, बहुत पढ़ाना है। उसे एक अनाथ आश्रम खोलना है जहाँ उसके जैसे बच्चे अपना भविष्य संवार सके और उन्हें जिंदगी में वो सब कुछ देखना ना पड़े जो उसने देखा। तभी प्यून की आवाज़ के साथ उसकी आंखें खुली। वो चेयर पर बैठे बैठे अब अपनी अतीत की यादों में बीती हुई यादों में गुम हो गई थी। उसे पता ही नहीं चला पियून ने कब बोलना शुरू किया। दीदी, आपका सारा सामान सामने वाले कैबिन में शिफ्ट कर दिया है। आप चेक कर लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। अनाया बोली। कुछ नहीं रह गया, सब हो गया, धन्यवाद। आप खाना खा लीजिए। कैंटीन में जो आपको मन में हो बिल मेरे नाम पर बनवा देना। जी दीदी बोलता हुआ पियून चला गया। पियून के जाने के बाद अनाया ने अपनी राइट हैंड पर बंधी हुई घड़ी की तरफ नजर डाली, जो 5 बजने का इशारा कर रही थी। उसने जल्दी अपना सामान समेटा और ऑफिस से निकल गई। वो आज की खुशी कुछ लोगों के साथ बांटना चाहती थी। उसने अपनी एक्टिवा पार्किंग से निकाली और चल दी। आधे घंटे के सफर के बाद शिखा एक चाय की दुकान पर रुकी। उसने अपनी एक्टिवा वहीं साइड में पार्क कर दी और वहां खड़े होकर बच्चों की तरफ उसने उसने कदम बढ़ाए। सब बच्चे उसे देखकर खुश हो गए और उसका नाम पुकारने लगे। अनाया दीदी आ गई, अनाया दीदी आ गई। शिखा ने आगे बढ़कर सब बच्चों को गले लगाया। सब बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, इसमें शक नहीं था। अनाया ने बोलना शुरू किया। बच्चों, आज आपकी दीदी का प्रमोशन हुआ है तो आज पार्टी तो बनती है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। अनाया ने चाय की दुकान के साथ बने हुए ढाबे पर लेकर गई। वहां खटिया पर सबको बैठने को कहा और अंदर चली गई। उसने ढाबा के मालिक को बोला, वीर जी, ये बच्चे जो भी खाना चाहते हैं उन्हें खिलाइए। बलविंदर, जो ढाबे का मालिक था, उसने अनाया को बोला, जी बेबे, बिल्कुल। बलविंदर ने अपने वेटर को आवाज लगाई और वो सब समझा दिया। वेटर बच्चे के पास जाकर ऑर्डर लिया। अनाया बच्चों के पास बैठ गई। उनसे बातें करने लगी और उनके बारे में जानने लगी। वजह यह थी कि कुछ बच्चे नए थे जिन्हें अनाया नहीं मिली थी। वो सारे बच्चे मुंबई जैसे शहरों में सिग्नल पर भीख मांगते थे। कई तो फूल और पेन खिलौने बेचकर अपना पेट भरते थे। अनाथ जो थे वो सबको अकेलापन क्या होता है ये अनाया अच्छी तरह से जानती थी। उन बच्चों से उसने अपना बचपन देखा था। उन सब की बातें बहुत ध्यान से सुनती रही और अपने फोन में सबके बारे में नोट करती रही, जैसे ये बच्चे का नाम, उम्र, कहाँ, किस जगह, क्या काम करता है, ये सब। इन सब बातों के बीच में खाना आ गया और सारे बच्चे शिखा से बात करते हुए खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अनाया ने उन बच्चों को देख रही थी। एक खुशी थी उसके चेहरे पर खुशी को देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दिल में सुकून। वहीं दूसरी तरफ अरमान थोड़ा बेचैन सा था, पता नहीं क्यों।
वो घर के बाहर निकल आया और गाड़ी निकाल कर हाईवे पर ले गया। गाड़ी साइड में लगा कर वहाँ आकर खड़ा हो गया। शाम का मौसम था। शाम का मौसम सुहाना शाम का मौसम था सुहाना तो होना ही था। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और आती जाती हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। उसने अपनी नीली आंखें बंद करी और कुछ सोचने लगा। 2 मिनट बाद अरमान का फोन बजा। उसने बिना देखे फोन को उठाया, जैसे उसे पता हो कि किसका फोन हो। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई सारी डिटेल निकाल ली है। उस बिल्डर की पहुंच बहुत पहुंची हुई चीज है। वो बस नाम का बिल्डर है। इस कारोबार के बहाने और भी कई काले धंधे उसके नाम में हैं। रणधीर चौधरी। बाकी डिटेल्स आपको नंबर मिलकर बताऊंगा। अरमान ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। अरमान ने अपनी सिगरेट गिराई और पैरों से कुचल कर बुझा दिया और बोला, रणधीर चौधरी। वो भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठा और चल दिया। वहीं अनाया ने बच्चों के साथ खाना खत्म किया और बिल पे करने पर काउंटर पर आकर खड़ी हुई। बलविंदर ने बिल बताया और उसका कार्ड स्वाइप अप करते हुए बोला, बेबे तोहनु एक दल दसा। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया। बलविंदर, तुझसे बड़े चंगे कुड़ी हो जो इन बच्चों की खुशी में खुश हो, वरना आजकल के बच्चे कहाँ ये सब करते हैं। अगर करते भी हैं तो सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। आप जैसे बच्चों की वजह से लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। वाहे गुरु जी तेन सारी खुशियां देवे। ये बोलकर बलविंदर ने अनाया के सामने हाथ जोड़ लिए। बदले में अनाया ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए और ढाबे से बाहर आ गई। बच्चों के साथ वो चाय की दुकान पर आ गई और चाय वाले काका को आवाज लगाई, काका हम सब के लिए चाय दीजिए। काका, जी बिटिया। अनाया बच्चों को लेकर पास खड़े खाली मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने लगी। वहीं विकास ने थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी गाड़ी एक चाय की दुकान के पास रोक ली। गाड़ी से उतरकर अरमान ने चाय वाले काका से कोई एक चाय के लिए बोला था और साथ ही बड़े खाली बेंच पर बैठ गया और एक गहरी सोच में डूब गया। तभी उसका ध्यान सामने वाले मैदान में हो रहे शोर से टूटा। उसने देखा 12 या 15 बच्चों के साथ एक लड़की फुटबॉल खेल रही है। अब अरमान का पूरा ध्यान उस लड़की को देखने में था। ब्लू लाइट रंग की थोड़ी रफ की जीन्स, ब्लड रंग का कुर्ता कमर से नीचे तक आते हुए उसके सुनहरे बाल, कोला रंग पतली सी लड़की उसके लटे चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें वो खोलते हुए बीच बीच में हटाने की कोशिश कर रही थी। इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा उसे खूबसूरत बना रही थी वो उसकी हंसी। वो बच्चों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि उन बच्चों के बीच में बड़े होने का एहसास ही खो दिया। अरमान की नज़र अब भी उस पर थी। बिना पल के झपकाए अपनी नीली आंखों से उसे देख रहा था। उसने नोटिस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और ना जाने कब तक वो उसे देखता रहा। तभी काका ने आकर उसे चाय का गिलास दिया। काका ने मैदान की तरफ देखते हुए आवाज लगाई, अनाया बिटिया चाय बन गई है, जल्दी आओ नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अनाया जल्दी ही सारे बच्चे को लेकर दुकान पर आ गई और सारे बच्चों को चाय पकड़ाई, लेकिन उसकी नज़र तब तक अरमान की ओर गई नहीं जो पिछले 15 मिनट से देख रहा था। अरमान ने अनाया को और करीब से देखना शुरू किया। 5 फुट 4 इंच हाइट, सुनहरे रंग के बाल, गुलाबी रंग के होंठ, काली आंखें, खूबसूरत हंसी। सबसे अलग चीज थी उसकी मुस्कान और खूबसूरत बना रही थी। उसके गुलाबी होठों के नीचे एक तिल अरमान को देखते ही मुस्कुरा बैठा। तभी अनाया इस चाय पीने से पहले अपने बालों को बांध कर और चाय पीने लगी। बच्चों से बात करते करते वो उनकी बातों पर हंसती और उन्हें अपनी बातों पर हंसाती। इसी बीच अनाया की नज़र अरमान पर रुकी जो उसे देख रहा था। अनाया की नज़र अरमान की नज़रों से मिली कुछ सेकंड के लिए, फिर अरमान ने अपनी नज़र नीचे कर ली और चाय पीने लगा। यह देखकर अनाया ने भी अपनी चाय खत्म की और काका को चाय के पैसे दिए और फिर बच्चों को बारी बारी से गले लगाया और अपना ध्यान रखने के लिए बोला। अनाया ने सबको बाय बोला और
अपनी एक्टिवा स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई। विकास ये सब देख रहा था। वो जानता था कि क्यों इस लड़की को देखकर उसका दिल इतनी तेज रफ्तार से धड़का, लेकिन तब यह तय था आने हुए कुछ समय में साथ लेकर आने वाला था। इन दोनों के लिए विकास ने शायद से पैसे काका को दिए और वहाँ से निकल गया अपने घर की तरफ, उस आदमी से मिलने जो चौधरी रणधीर की डिटेल देने वाला था। उसने गाड़ी अपने घर की तरफ तेजी से घुमा दी और कुछ ही मिनटों में अपने बंगले की पार्किंग में था। तभी उसका फोन बजा। भाई इंतजार कर रहा हूँ, आपका घर। विकास 2 मिनट में अरमान वाले आलीशान बंगले में एंट्री लेता है। बड़ा सा बंगला जिसमें एक आलीशान महल, कहना बुरा न होगा। मेन गेट खुलते ही एक खूबसूरत ड्राइंग महल कालीन के ऊपर टंगे झूमर तब चार चांद लगा रहे थे। अंदर आते ही अरमान की नजर 6 लोगों को पड़ी। उन खूबसूरत सोफों पर विराजमान थे जो उसी